माटी की साकी। देह में कोई चमक नहीं और मन में कोई शांति नहीं। गरीब की ये दो कमियां सदा की हैं। लेकिन सदा की कमी भी स्वभाव नहीं बन पाती, बस एक दिन सहली जाती है, और इसमें भी मलाल कुछ कम नहीं है। खुद के एक अनचाहे और अनकहे बदलाव का मलाल। ओमनी बस ट्रेन 6:15 बजे छूट कर बज जाएगी। ट्रेन इतनी छोटी है कि महिलाओं के डिब्बों की भरमार नहीं है। गाड़ी छूटने के कुछ मिनट पहले एक सुंदर सी लड़की सामने आकर बिल्कुल तनकर बैठ गई है। उसके चेहरे की तरफ देखने की इच्छा भी जैसे नहीं होती। डर लगता है जैसे थोड़ी देर देखते रहने पर उसके पतले होंठ सूखे और बेजान हो जाएंगे, कोमल गाल पिचक जाएंगे और मुहासों के दागों से भर जाएंगे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी भूखे और मरणासन्न पशु की आंखों की तरह बीमार और बेबस हो उठेंगी, और माथे पर तेल जैसा चिपचिपा पसीना दिखने लगेगा। रूप को देखो तो आंखें कुरूपता के सपनों में खो जाती हैं। न जाने कैसे डर में वे मिनट बीत गए। सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था और गाड़ी स्टेशन पर रुकी। पटरी के एक तरफ शहरी इलाका बालीगंज है और दूसरी तरफ गांव कस्बा रईसी की छाप वाला वो। डामर का रास्ता रेल का फाटक पार करते ही गोबर और कीचड़ से भर गया है। दोनों तरफ की दुकानों के देहाती रूप पर शहरीपन के पैबंद लगे हैं, जैसे किसी ने नंगे बदन पर बूट पहन लिए हों। लेकिन इन्हें देखकर रोज शक्कर को लगता है कि अगर ऐसी एक दुकान भी मिल पाती तो बुरा नहीं होता। घोषाल पाड़ा पार करते ही शक्कर का घर है। घर पक्का भी है और 2 मंजिला भी, पर जितना पुराना है उतना ही छोटा है। सड़क से दूसरी मंजिल की खुली छत पर जाने वाली सीढ़ियां थोड़ी नजर आती है। लगता है जैसे चूने और बालू के बिना रखी कुछ ढीली ईंटों पर पैर रखकर इस घर के लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जगह लेकिन काफी खुली और साफ है। घर के सामने एक छोटा सा तालाब है, पर पानी सड़ा हुआ नहीं है। दक्षिण में करीब 50 हाथ के मैदान की दूरी पर राय बहादुर महादेव बोस का घर है। राय बहादुर के पास बहुत पैसा था, इसलिए यहां सस्ती जमीन खरीदकर उन्होंने घर बनवाया था। राय बहादुर अब जीवित नहीं है और बेटा सुकांत बाप की दौलत और घर का मालिक है। बड़े बड़े कमरे बनवाकर, कीमती सामान से सजाकर, तस्वीर के फ्रेम की तरह चारों तरफ बगीचा बनवाकर और कई सुधारों के जरिए उसने घर को रहने लायक बना लिया है। बगीचे की एक जवान और फूलों से लदी बकुलिया की छांव में बैठकर हर दोपहर वो अपनी पत्नी हिमानी के साथ चाय पीता है। ऑफिस से लौटते समय तालाब का चक्कर काटकर अपने घर के दरवाजे तक जाते हुए शक्कर इन्हें देखता रहता है। हल्की मुस्कान और बातों के बीच चाय की चुस्कियों का दौर, छोटे बालों वाले कुत्ते को पास खींचकर उसका सिर थपथपाना, आसपास 2-4 बकुल के फूलों का गिरना। शक्कर की आंखों में ये नजारा कभी पुराना नहीं हुआ। रोज उसे लगता है कि कॉलेज के दिनों में पढ़ी गई कविताओं को चुनकर जैसे ये लोग अभिनय कर रहे हों। जान पहचान है पर परिचय नहीं है। उस तरफ दिलचस्पी की कमी है और इस तरफ संकोच की दीवार। उस कल्पना से परे सुखी जीवन को वे लोग कैसे जीते हैं, ये जानने की एक उदास उत्सुकता लिए शक्कर अपने टूटे घर में दिन काटता है। पैसों की तंगी, बच्चों का रोना और अपनी पत्नी विधु का थक थक कर खाना बनाना, बर्तन मांजने के बीच बीच में अपनी किस्मत को कोसना, सुबह की गाड़ी से ऑफिस जाकर शाम की 6:15 वाली गाड़ी से घर लौटना। यही तो है जिंदगी, जीवन की इतनी यादा एकरसता अब सहने की आदत हो गई है, इसीलिए वो मलाल में डूबा रहता है। आज बकुल की छाव को खाली देखकर उसे हैरानी हुई। अक्सर ऐसा नहीं होता। दोपहर ढलते ही बकुल के नीचे आकर बैठने का नशा कितना गहरा होता है, ये वह दूर से भी जानता है। घर घुसते ही कारण समझ आ गया। तीनों बच्चे रोने जैसा मुंह बनाए एक तरफ खड़े हैं। विधु आंखें मूंद कर तख्त की मैली चादर पर पड़ी है और सिरहाने स्टूल पर बैठकर हिमानी उसके सिर पर डबल आइस बैग दबाकर रखे हुए है। हालत को समझने में थोड़ा वक्त लेकर शक्कर ने सवाल किया, क्या हुआ है? हिमानी बोली, ये बेहोश होकर गिर गई थी, अभी तक होश नहीं आया है। बच्चों का शोर सुनकर आई तो देखा कि फर्श पर पड़ी है। पसीने से कमीज भीग गई थी, पर हिमानी के सामने उसे उतारा नहीं जा सकता क्योंकि नीचे बनियान नहीं है। शक्कर का मानना है कि हिमानी ने अपने पति को कभी नंगे बदन नहीं देखा होगा। बटन ढीले करते हुए उसने कहा, मेरा ऑफिस इतनी दूर है कि बच्चे चिल्लाकर मर भी जाएं तो मुझे सुनाई नहीं देता। इस फालतू बात को कहने का मकसद फालतू नहीं था, पर हिमानी चुप रही। छोटी बेटी पिता को देखकर रोने लगी थी। आंखों के इशारे से उसका रोना बंद कराकर शक्कर बोला, आज आया तो देख रहा हूं कि बेहोश है, किसी दिन आऊंगा तो शायद देखूंगा कि मर गई है। शक्कर के डर को कम करने की कोई कोशिश किए बिना हिमानी ने कहा, इस समय किसी महिला रिश्तेदार को पास लाकर रखना चाहिए। शक्कर का सुर फौरन बदल गया, अभी तो सिर्फ 7 महीने हुए हैं, अभी डर किस बात का है?
हिमानी के चेहरे पर जैसे कोई काला बादल छा गया। वह दुखी आवाज में बोली, ये कितना भयानक समय है आप नहीं समझेंगे। कितनी भी सावधानी बरती जाए पर डर कम नहीं होता। अगर हर वक्त कोई औरत पास ना हो तो न जाने क्या अनर्थ हो जाए। अंधेरे में किसी सांप के ठंडे स्पर्श की तरह सिहर कर वह चुप हो गई। दिखा कि उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया है। 3 बच्चों की मां को लेकर एक बिना संतान वाली स्त्री के डर की मात्रा शकर को बहुत हैरान करने वाली लगी। इस तरह हिसाब लगाया जाए तो हर हाल में चाहे मर्द हो या औरत न जाने कितने अनर्थ हो सकते हैं। सिर घूमकर गिर जाने और आधे घंटे में प्राण निकल जाने में भी कोई अनोखी बात नहीं है। इसके लिए इतना परेशान होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन उसका डर बहुत ही साफ था। यहां तक कि ठंड से उसकी पीली उंगलियां तक थरथर कांप रही थी। लगता है जैसे सीने के अंदर धड़कन की भी कोई सीमा नहीं है। शकर बोला, लग रहा है कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बुखार में बेहोश पत्नी को नजरअंदाज करके अभी अभी जान पहचान हुई महिला की तबीयत की फिक्र करना कुछ अच्छा नहीं लगा। सिर उठाकर एक फीकी मुस्कान के साथ हिमानी बोली, रोज जैसी रहती हूं, आज भी वैसी ही हूं। मेरी बात छोड़िए, शरीर भला रहकर ही क्या होगा। डॉक्टर चटर्जी आए थे, खून ले गए हैं, दवा भी लिख दी है। होश आने पर एक खुराक पिलानी होगी। मेरे लिए कुछ भी करने को नहीं छोड़ा है, देख रहा हूं। डॉक्टर की फीस नहीं लगी, वे हमारे दोस्त हैं, तब जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन आपके चाय पीने का समय बीत चुका है, आप अब छुट्टी लीजिए। हिमानी व्याकुल होकर बोली, नहीं नहीं, मुझे इनके पास रहने दीजिए। चाय यही दे जाएगा कोई। लालटेन नहीं है, धुआं नहीं होता, पर धीमी होने की वजह से रोशनी मध्यम है। इसी रोशनी में हिमानी का चेहरा जैसे और साफ दिख रहा है। उसकी तरफ देखते हुए शकर को लगा कि ऑफिस जाते समय क्या उसने कल्पना भी की थी कि लौटकर घर में ऐसी चिंता और इतना बड़ा अचरज जमा हुआ देखेगा। हिमानी का आज का बर्ताव अजीब है। 4 साल के पड़ोसी हैं ये लोग, पर गरीब पड़ोसी को कब कितनी अहमियत दी थी। साल भर में हिमानी और विधु के बीच एक बात भी हुई होगी, इसमें शक है। और आज खुद से आकर ऐसी सेवा शुरू कर दी है कि जरूरत खत्म होने पर भी उठकर जाना नहीं चाहती। घड़ी में 10 बज रहे हैं। दोपहर बजे से एक ही तरह से विधु के सिरहाने बैठी है। 3-4 बार खुद बुलाने आकर एक तरह से डांट खाकर ही सुकांत वापस गया है। क्लर्क की बदसूरत पत्नी की सेवा के लिए अमीर की जवान प्रिया की ये कैसी तड़प है। बड़पन में शक नहीं है, उदारता की ही पहचान है, पर कितनी असामान्य है। आधे घंटे बाद सुकांत फिर आया। कोई बात न कहकर गंभीर मुंह लिए चुपचाप खड़ा रहा। असीम संकोच के साथ शकर ने विनती करके हिमानी से कहा, अब तो जरूरत नहीं है, अब आप जाइए। कितनी देर इस तरह एक जगह बैठे रहेंगी। अप्रत याशित रूप से इस बार लेकिन विरोध आया सुकांत की तरफ से। रहने दीजिए शकर बाबू, कुछ मत कहिए, इसे ही सेवा करने दीजिए। हैरान होकर शकर बोला, लेकिन सुकांत ने सिर हिलाया, लेकिन नहीं, घर जाकर छटपटाने से अच्छा है कि यहां शांति से रहा जाए। मेरे लिए अगर थोड़ा बैठने का इंतजाम कर दे तो इसकी सेवा करना देख सकता हूं। फर्श पर चटाई बिछाकर मुड़ते ही शकर ने देखा कि हिमानी कृतज्ञ नजरों से पति की तरफ देख रही है। सुकांत ने एक न समझ आने वाली मुस्कान से उस नजर का स्वागत किया। फिर कमरे के चारों तरफ एक बार आंखें घुमाकर गंभीर होकर बैठ गया। खाना आया था सुकांत के घर से। बच्चे खाकर कमरे के एक कोने में छोटे से बिस्तर पर दुबक कर सो गए हैं। शकर बिस्तर के पास जमीन पर बैठा। सीने के अंदर दबी हुई चिंता के बावजूद अचानक उसे जैसे हंसी आ गई। कमरे में आज 2 जोड़े पति पत्नी जमा हुए हैं, पर जोड़ों में कितना असीम अंतर है। बिस्तर पर पड़ा है खाल से ढका एक कंकाल। सुहागरात में भी जिसके होठों पर मिठास के बदले मिला था दांतों के बीच फंसे सड़े हुए खाने का दुर्गंध। आज 7 साल से ज्यादा जिसने उसके मन को भूखा रखकर 2 वक्त बस पका हुआ भात जुटाया है। 3 मोटे पेट वाले बच्चों के सिरहाने बैठा है एक मशीन में पिसा हुआ जिंदा गन्ना। जिंदगी जिसकी रचिता कवि की रचना की डायरी में भूला हुआ एक कोरा पन्ना है। और बीमार के सिरहाने जो पत्नी बैठी है, जो पति बैठा है उसी की फटी चटाई पर। रुपयौवन, धन सम्मान, हंसी उत्सव का कैसा जमावड़ा है उनके जीवन में। रात 11 बजे भी विधु को होश नहीं आया। कुछ देर से हिमानी छटपटा रही थी। अचानक व्याकुल होकर सुकांत से बोली, डॉक्टर बाबू को एक बार और ले आओ। सुकांत खामोशी से उठ खड़ा हुआ। हिमानी बोली, 2 लोगों को लाना, सलाह करेंगे। सुकांत के चेहरे पर हैरानी का कोई निशान नहीं है, सिर्फ अनुभव है। मामूली सा सिर हिलाकर ऐसी सहमति जताई जैसे 2 डॉक्टर लाने की बात वह भी सोच रहा था। विरोध की इच्छा शकर के मन में जागी थी, पर किसका विरोध करेगा।
इनका अंदाज देखकर ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कलकत्ता के सारे डॉक्टर लाकर विधु का इलाज करने से बड़ा फर्ज इनका और कुछ है। टॉर्च जलाकर सुकांत चला गया। मोहल्ला खामोश हो गया है। वह भी जैसे आज बीमार है और 13वीं के चांद की रोशनी पर उसकी तीमारदारी का भार है। खिड़की के बाहर ही चांद निकलने का इशारा है। बरामदे में विधु के हाथ का माजा हुआ पीतल का लोटा चमक रहा है। विधु के पैर की उंगलियों में अरंडी के तेल में भीगा कपड़ा लिपटा है। अचानक शकर ने उस पर गौर किया। आज चिंता से भरी जागती रात में अगर रोशनी बुझा दी जाए तो क्या उस पैर पर चांदनी आकर गिरेगी? हिमानी के पैर बिस्तर के नीचे के धुंधले अंधेरे में है। जरी वाली चप्पल की बस 2-4 जरी ही चमक रही है। पैर जैसे अंधेरे में लिपटे सोना हूं। कुछ बारीक छेदों से पहचान मिल रही है। क्या उस पैर की एड़ी फटी है? उंगलियों के बीच क्या पानी से गला हुआ सफेद घाव है? शकर को लगा कि हिमानी के पैर बिस्तर के नीचे से खींचकर इस नामुमकिन शक को दूर न किया तो ताउम्र उसका मन मसोसता रहेगा। आंखें जल रही हैं। ये देखकर शकर को मजा आया। पास में बस आंखों में थोड़ी कमजोर नजर है। वो आंखें भी जलती हैं। आप खाएंगे नहीं? खा लीजिए। सोचकर और क्या करेंगे? शकर ने देखा हिमानी चेहरे की तरफ देख रही है। पत्नी की बीमारी के बारे मैं नहीं सोच रहा था, इसलिए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। बोला, आज नहीं खाऊंगा। आपके ना खाने से इन्हें कोई फायदा नहीं होगा, मेरा नुकसान होगा। एसिडिटी से सीना जल रहा है। देख रहा हूं सबकी एक जैसी हालत है। मेरी भी एसिडिटी होने पर सीना जलने लगता है। बैठे बैठे शकर झुक गया था। अचानक सीधा होकर बैठा। आपकी एसिडिटी? हिमानी फीकी मुस्कान के साथ हंसी। और कोलिक पेन जिस दिन होता है लगता है दर्द से दम निकल जाएगा। माँ गो, वो मेरा कैसा कष्ट है। शकर फिर से झुक गया, खास तौर पर निराश होने पर ही उसकी रीढ़ की हड्डी धनुष की तरह मुड़ जाती है। हिमानी ने थोड़ा सोचकर कहा, पर उसके लिए मेरी कोई शिकायत नहीं है। कोलिक का दर्द होने के लिए भला क्या शिकायत हो सकती है? शकर समझ नहीं पाया। बोला, क्यों? हिमानी ने सिर झुकाकर एक अजीब सी आवाज में कहा, सुनेंगे तो आपको शर्म आएगी, पर यह दर्द तो मेरा हक है। भगवान हर लड़की के लिए एक तय हिस्सा माप कर रखते हैं। सिर झुकाकर अपना भाग लेना ही पड़ता है। दर्द के एक रूप से बचोगे तो वह दूसरे रूप में सामने आएगा ही। कैसा अजीब ख्याल है। संकोच से नहीं, बल्कि इस बात के भारीपन से शकर ने अपना सिर झुका लिया। ये बातें जैसे शिकायतों का एक बोझ हों, एक लंबी जिंदगी की नाकामी की तरह बहुत भारी। लेकिन बिस्तर पर पड़ी उस लाचार स्त्री की शिकायतें भी तो इंसानियत की कहानी से अलग नहीं है। उसकी छाती की उभरी हुई पसलियां, उसकी धंसी हुई आंखों का गहरा कालापन और उसके जीवन पर अधिकार रखने वाले की अंतहीन उपेक्षा, इन सब का आखिर मतलब क्या है? भगवान के मापे हुए दर्द के साथ इंसानों के दिए हुए दुखों ने मिलकर उसकी रगों में दौड़ते खून का रंग भी शायद फीका कर दिया है। हिमानी की बात वह समझ गया। न समझने का नाटक करते हुए वो रोज दोपहर को बकुल की छाव में पति के साथ चाय पीती है। सुबह मोटर में बैठकर भीड़ भाड़ से दूर खुले मैदानों के बीच सन्नाटे में कुछ पल सुस्ताती है। अपनी कल्पनाओं के साथ उसकी गहरी दोस्ती है। अपनी उंगलियों की जादुई छुअन से वह सितार के सोए हुए सुरों को जगाती है। खुशबूदार तेल से जूड़ा बनाती है और साबुन से नहाती है। घर में पहने हुए बनारसी कपड़े तक वो फाड़ डालती है। विधु के पास क्या है? हमदर्दी की कमी नहीं थी, पर हिसाब में हिमानी हार गई। सुकांत के डॉक्टर लेकर लौटने से पहले विधु को होश आ गया। अपनी खून जैसी लाल आंखें खोलकर उसने सबको चौंकाते हुए एक चीख मारी। हिमानी के हाथ से दोनों आइस बैग छूटकर गिर पड़े। छोटा बच्चा नींद से जागकर करुण सुर में रोने लगा। शकर हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। विधु की उस चीख का मतलब कुछ ऐसा था, ओ माँ, ये डायन कौन है? बच्चा, ओरे मेरा बच्चा। 2-4 बार गला फाड़कर बच्चे को पुकारने के बाद वह एक लय में रोने लगी। ओ मेरे बच्चे। हिमानी ने आइस बैग उठाकर फिर से उसके सिर पर रख दिए। थोड़ी देर बाद थककर विधु शायद सो ही गई। हिमानी ने पूछा, बच्चा कौन सा है? नहीं है, नहीं है, नहीं। उसके मन में हो सकता है पर दुनिया में नहीं है। चांदनी रात में बच्चा एक दिन छत से पक्के आंगन में गिर गया था। हिमानी चौंक कर बोली, सच में? हाँ, चांदनी रात होते ही वो बच्चे को लेकर छत पर क्यों चढ़ती थी क्या पता। खाना बनाने के बीच बीच में न जाने कितनी बार दौड़कर ऊपर जाती थी। पूछने पर कहती थी कि चांदनी देखना अच्छा लगता है। ये बात सच नहीं है। हिमानी की आवाज में एक तड़प थी। वो तो ठीक है, चांदनी देखकर उसे अच्छा लगना नामुमकिन है, पर वह क्यों ऊपर जाती थी मैं समझ नहीं पाता। अपना मुंह छिपाकर हिमानी खामोश रही।
लालटेन का तेल कम हो गया था और वह बुझने के लिए बार बार फड़ाने लगी। बहुत खोजबीन के बाद जब शकर तेल की बोतल लेकर आया तो रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी। देखा गया कि चांदनी सच में विधु के पैरों के पास बिस्तर पर आकर बिछ गई है, पर विधु ने अपने पैर सिकोड़ लिए थे। तेल भरने की कोशिश में रोशनी पूरी तरह बुझ गई। लगभग किसी बुढ़िया जैसी आवाज में हिमानी ने पूछा, कितने दिन पहले शकर बाबू? क्या कितने दिन पहले? बच्चा छत से रोशनी जलाने की कोशिश करते हुए शकर बोला, 5-6 महीने तो हो ही गए होंगे। चैट की शुरुआत में मैंने रोने की आवाज तो नहीं सुनी। शकर ने सिर हिलाया। वो यहां नहीं रोई थी, बच्चे के साथ अस्पताल गई थी और वहीं से उसे उसकी मां के पास छोड़ आया था। लालटेन को केरोसिन की लकड़ी वाली टूटी मेज पर रखकर गंभीर आवाज में बोला, जानते हैं क्या, मौत का मातम मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मेरा सिर घूमने लगता है, जैसे उसे छोड़कर दुनिया के बाकी सब लोगों का मातम बर्दाश्त हो जाता है, यहां तक कि जो रो रहा है उसका भी। इंसान जैसे कच्ची मिट्टी का बर्तन है, एक बार टूट जाए तो आंखों के पानी में घोलकर फिर से बनाया जा सकता है। ये बात वह जैसे जानता ही नहीं है। हिमानी रुआंसी होकर बोली, मौत का मातम सच में बहुत बुरा होता है, पर अगर रो न सको तो और भी बुरा होता है। मेरा छोटा भाई जब मर गया तो मैं रो नहीं पाई थी। शकर बोला, क्यों? न जाने क्यों, शायद इसलिए कि उसे अपने हाथों से बड़ा किया था। 6 महीने के भाई को 7 साल तक पाला था। वो मर जाए तो क्या कोई रो सकता है क्या? शकर ने खामोशी से सिर हिलाकर जताया, नहीं रो सकता। हिमानी को शायद इससे खुशी नहीं हुई, दुखी स्वर में बोली, कम से कम रोना तो नहीं चाहिए। ऐसे भाई और अपनी कोख के बेटे में फर्क ही क्या है? मर जाए तो बेहोश हो जाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। ये कहकर वो खुद ही मन अपना सिर हिलाने लगी। उसकी इन बेतुकी बातों में वो किस बात पर शक कर रही है ये न समझ पाने की वजह से शकर चुप रहा। डॉक्टर चटर्जी और कलकत्ता के एक और नामी डॉक्टर को लेकर सुकांत लौटा। चटर्जी ने खून की जांच की थी और बोले, खून में मैलिग्नेंट मलेरिया के कीटाणुओं का कोई अंत नहीं है। दूसरे डॉक्टर ने बिना कुछ कहे इंजेक्शन की पिचकारी में कुनैन भर ली। शकर बोला, हड्डी में लगकर सुई न टूट जाए डॉक्टर बाबू। इस बात से कमरे का माहौल अचानक बहुत ही भयानक और करुण हो उठा। डॉक्टर के जाने के कुछ देर बाद हिमानी शांति से अपने पति के साथ चली गई। वापस आने में जितना वक्त लगा उससे लगा कि वह अपने घर तक पहुंच चुकी थी। एक बात कहने आई हूं, उसने अपनी बात शुरू की। क्या बात है, बताइए। 5-6 महीने पहले जब चांदनी रात होती थी तो हम भी छत पर चढ़ते थे। क्या बच्चे की मौत के लिए हमें कोई पाप नहीं लगा क्या? शकर हैरान होकर बोला, आपको पाप क्यों लगेगा? छत पर जाकर विधु हमारी तरफ देखती रहती थी। वो क्या देखती थी पता नहीं, क्या वो हमारे लिए ही छत पर चढ़ती थी क्या? शकर बोला, होगा शायद, पर वह दोष आप लोगों का नहीं है। मानिक रचना समग्र। हिमानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मेरा ही दोष है, मैं सच में डायन हूं। पैदा होने से पहले ही मैंने अपने सारे बच्चों को मार डाला है। किसी का बच्चा मरे तो मेरे अलावा और किसका पाप होगा भला? जानते हैं, चांदनी में उतरते हुए आज मेरा शरीर कांप रहा है। आपका वो बच्चा अगर मेरा आंचल पकड़कर खींचे तो, अगर वो खींचेगा तो शकर क्या करेगा? पिता समझकर क्या वो अब उसकी बात सुनना चाहेगा? हिमानी बोली, क्या मेरे साथ थोड़ा आएंगे? सुकांत खामोशी से पीछे आकर खड़ा हो गया था। धीमी आवाज में बोला, डर कैसा, चलो। सुबह सुकांत हालचाल लेने आया कि विधु कैसी है। उसका चेहरा देखकर समझ आ रहा था कि वह पूरी रात सोया नहीं है। शकर ने स्टूल आगे खिसकाकर कहा, बैठिए, ठहरिए, खबर देकर आता हूं पहले। ये कहकर सुकांत चला गया। 5 मिनट बाद लौटकर बिना बुलाए ही उस स्टूल पर बैठ गया। सुबह की रोशनी में रात की रोशनी का इशारा तक नहीं है, और ये यकीनन बहुत हैरानी की बात है। फिर भी विधु के पैर की उंगलियों में लिपटा अरंडी के तेल का कपड़ा शकर ने न जाने कब हटा दिया था। सुकांत बोला, समझे शकर बाबू, जिंदगी में जरा सी भी खुशी नहीं है, ये बात तो सभी जानते हैं। शकर कुछ नहीं बोला। आपके यहां से जाकर उसने क्या चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया अगर आप देखते। किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों उसका दिमाग इस तरह खराब हो गया। कमियों के ढेर के बीच अधमरी पड़ी अपनी पत्नी की तरफ देखकर शकर इस बार भी कुछ नहीं कह पाया। समाप्त।